नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा का हमारा विषय है कारक। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे कारक की। कारक की परिभाषा है बेटा, संज्ञा अथवा स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, चाहे वो संज्ञा हो चाहे स्वरनाम हो। ठीक है, संज्ञा क्या होती है, हमारे जितने भी नाम वाले शब्द हैं सारे संज्ञा, और स्वरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वरनाम। तो संज्ञा या स्वरनाम के जिस भी रूप में क्रिया के साथ, क्रिया क्या होती है, जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी कि संज्ञा तथा स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। अब कारक के कितने भेद होते हैं बेटा? कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। सबसे पहला है कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ये जो है कारक के 8 भेद है। इनकी विस्तृत जो जानकारी जो है आपको अलग अलग भेद के अनुसार अगली कक्षा में दे देंगे हम आपको। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे। कर्ता, ठीक है, कर्ता ने, तो कर्ता का बारे में क्या परिभाषा क्या होगी कर्ता की, कि संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया, क्रिया मतलब जो कार्य करने वाला है, क्रिया कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। सामान्यतः ने चिन्ह से युक्त होता है। सामान्यतः कभी कभी कहा है यहाँ पर, हमेशा नहीं। सामान्यतः जो है ने चिन्ह से हम इसको पहचानते हैं कि कर्ता ने जहाँ आएगा तो तो वहाँ पर कारक विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। तो जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे उदाहरण की सहायता से। कार्तिक ने काम पूरा किया। कार्तिक ने काम पूरा किया, तो यहाँ पर क्रिया करने वाला कौन है? कार्तिक, और उसने क्या किया? काम पूरा किया। तो यहाँ पर ने विभक्ति कैसे दिखाई दे रहा है? तो ये कर्ता कारक है। किरण पुस्तक पढ़ी नहीं आएगा, किरण ने पुस्तक पढ़ी आएगा। बेटा ध्यान देंगे इस पर, ठीक है, किरण ने आएगा यहाँ पर। किरण ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? पुस्तक पढ़ने वाला। तो ने विभक्ति चिन्ह से जो है कारक, कर्ता कारक होगा यहाँ पर। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। श्याम ने भोजन किया। वह गोरखपुर गया। रोगी से चला नहीं जाता। ठीक है, रोगी से चला नहीं जाता। तो ये सारे जो है कारक, कर्ता कारक के उदाहरण आपको दिखाई दिए हैं, जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब अगला हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है कि कार्य जिस पर हो रहा है वह कर्म कहलाता है। जिस पर कार्य हो रहा है वह कर्म कहलाता है। यह को चिन्ह से भी पहचाना जाता है, किंतु बहुत से स्थानों पर यह नहीं लगता। ठीक है, को चिन्ह भी होता है कि हम वैसे से कर्ता ने कर्म को कहा था कि मैंने जहाँ पर जो कर्ता ने जहाँ वाक्य में, तो कर्ता कारक हो गया। कर्म को जहाँ है वहाँ कर्म कारक हो गया। तो इस तरीके से इसने कहा है कि कभी कभी जो है बहुत से स्थानों पर यह को चिन्ह से नहीं पहचाना जाता। ठीक है, तो इसकी परिभाषा से हम ज्ञात करेंगे इसको। कार्य जिस पर हो रहा है वह कर्म कहलाता है, यह को चिन्ह से पहचाना जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। सीता ने पत्र लिखा। उसने पुस्तक पढ़ी। राम ने आम को खाया। तुमने गीत गाया। इस प्रकार से भी जो है आप इसकी कर्म कारक की परिभाषा अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला है करण कारक। परिभाषा होगी इसकी, जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन से हम क्रिया को कर रहे हैं उसे करण कारक कहते हैं। यह से और के द्वारा से पहचाना जाता है। ठीक है, जहाँ वाक्य किसी भी आपस में संबंध के से जोड़ रहा हो, उसको और के द्वारा जोड़ रहा हो, वो करण कारक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। वह कलम से पत्र लिख रहा है। राम ने रावण को बाण से मारा। तुम बस से घर जाओ। तो जहाँ भी से शब्द है, से दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या है? करण कारक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे इन उदाहरणों को आप। आज का हमारा आखिरी कारक है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए से पहचाने जाते हैं। के लिए, जब भी किसी भी वाक्य को जो के लिए शब्द से जोड़ रहा हो तो के लिए से पहचान सकते हैं। जैसे गरीबों के लिए खाना दो। मेरे लिए आम लाओ। गुरुजी के लिए फल लाओ। भूखे के लिए रोटी लाओ। मैं तुम्हारे लिए पुस्तक लाई। स्वास्थ्य के लिए योग करो। तो के लिए जहाँ होगा वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। और उसको हम किस प्रकार से याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आज के लिए आप ये केवल 4 ही जो कारकों को याद करेंगे, इनकी परिभाषा अच्छे से आपको याद करनी। नमस्कार बच्चों, हमारा अगला कारक है आपादान कारक। ठीक है, आपादान कारक, इसका क्या अर्थ है कि संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, आपादान कारक कहलाता है।
ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस भी रूप से हमें किसी वस्तु के अलग होने का ज्ञान होता है, अलग होने का बोध होता है, वह आपादन कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पत्तों को जो है पेड़ से अलग होते हुए दिखाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। दूसरा, आसमान से बूंदे गिरी, आसमान से बूंदे गिरी, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि आसमान से है जो बूंदों को अलग हो गया है और वो नीचे गिर गई है, तो यह कौन सा कारक है? अपादान कारक। उसके बाद है गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, अपादान में हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर जो से शब्द है, से जो है यह क्या बोध करवाता है? अलग होने का, इसीलिए ये अपादान कारक का उदाहरण है। अगला देखते हैं हम बेटा जी। अगला कारक हमारा है संबंध कारक, ठीक है, संबंध कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आपस में संबंध पता चले वो क्या कहलाता है? हमारा संबंध कारक, ठीक है। इसके जो है इसको पहचान का तरीका हम किस प्रकार से संबंध किस प्रकार संबोधित कर सकते हैं? जैसे का, के, की, रा, रे, री से इसकी पहचान होती है। जहाँ भी शब्द में आपको वाक्य में आपको ये दिखाई दे का, के, की और रा, रे, री जो है वो कौन सा कारक कहलाएगा? हमारा संबंध कारक। उदाहरण देखते हैं इसका। यह सुरेश का भाई है, ठीक है, यह क्या है? सर्वनाम है और इसका क्या संबंध दिखाया गया? सुरेश का भाई है, ठीक है। तो आपस में जो है बताया गया है कि इन दोनों के बीच में संबंध बताया गया है कि यह सुरेश का भाई है। सेना के जवान आ रहा है, सेना के जवान आ रहे हैं या सेना के जवान आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पर जो है सेना का जवान से संबंध दिखाया गया है। अगला है यह आकाश की किताब है, ठीक है, किसी एक वस्तु को, ठीक है, यहाँ पर यह क्या सर्वनाम है, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध दिखा रहा है कि यह किसकी किताब है? यह आकाश की किताब है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? संबंध कारक है। अगला है अमन अंकित का भाई है, ठीक है, अमन और अंकित दोनों भाई हैं, लेकिन यहाँ पर अमन को जो है अंकित का भाई बताया गया है, इस दोनों का आपस में संबंध दिखाया गया है उनके नाम के अनुसार, तो ये कौन सा कारक है बेटा? संबंध कारक। अब अगला है बेटा अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक का परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे में और पर से पहचानते हैं, ठीक है, जब भी वाक्य में में और पर दिखाई देगा जो है हम उसको वाक्य को उस पर जानेंगे उसके अंदर कौन सा कारक है। तो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेज है और इसके ऊपर पुस्तक रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपस में क्या दिखाया गया है? में यहाँ पर कौन सा है? अधिकरण कारक का उदाहरण है। अगला है शीला कमरे में है, शीला कहाँ है? कमरे में है, तो यहाँ पर में क्या है? अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, तो में यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक। फ्रिज में सेब रखा है, कहाँ सेब रखा है? फ्रिज में, तो यहाँ पर जो है में जो है वो क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक। अगला देखते हैं बेटा, सबसे अंतिम कारक हमारा है बेटा संबोधन कारक। कौन सा है? संबोधन कारक। तो इसकी परिभाषा होगी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे आदि चिन्ह से पहचानते हैं, ठीक है। अब संबोधन का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को हम संबोधित करते हैं, ठीक है, किसी चिन्ह के माध्यम से, किसी भी शब्द के माध्यम से किसी को हम संबोधित करते हैं, तो वो कौन सा कारक कहलाता है? संबोधन कारक। इसके उदाहरण देखिए आप, हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो, ठीक है। यहाँ पर ईश्वर के सामने देखो हमने यहाँ ये निशान लगा रखा है ना, तो ये जो है हे ईश्वर रक्षा करो, तो यहाँ पर जो है संबोधन कारक है, हम संबोधित कर रहे हैं ईश्वर को कि हमारी रक्षा करो। अरे शोर मत करो, अरे के बाद जो हमने विस्मयादि सूचक लगाया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अरे क्या है? शोर मत करो। अरे आप आ गए, अरे आप आ गए, देखो यहाँ भी जो है संबोधन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है सारा कारक की मैंने सभी परिभाषा आपको बताई। आगे देखते हैं।